हेलो मित्रों, किसान भाइयों, आपको नमस्कार। आप इस समय धान की रुपाई की तैयारी कर रहे होंगे और छिटपुट कुछ लोग रुपाई कर भी रहे होंगे। तो आज मैं आपको धान में रुपाई के समय उर्वरक प्रबंध यानी कितना उर्वरक, कौन से उर्वरक आप कब डालें, कितना डालें, इसके बारे में मैं आपको आज थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। अभी नर्सरी जो लगाए हैं उसमें बहुत से शिकायत आ रही कि नर्सरी पीला हो गया है। बहुत से किसान कह रहे हैं कि पीलापन उसमें आ गया है। तो किसान भाइयों, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो गर्मी इस साल पड़ी है, बहुत विकट गर्मी पड़ी है। करीब 48 डिग्री 49 डिग्री टेम्परेचर पहुँच गया था गर्मी में। और पूरे गर्मी में अप्रैल मई और लास्ट जून तक बिल्कुल एक बूंद भी पानी नहीं बरसा है। इससे वायुमंडल में जो सल्फर डाइऑक्साइड घुली रहती है गैस, वो जो है जब पहला बरसात हुआ है तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो पानी के बूंदों के साथ जो है नीचे आकर के जो है आया है नीचे और पौधों पर पड़ा है। जो आपकी नर्सरी जो लगाई है, खासकर जो मुलायम नर्सरी है, उसके ऊपर जब पड़ा है तो उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। इसी के कारण जो है ज़्यादातर जो धान की नर्सरी इसमें पीलापन आ गया है। तो इसकी शिकायत ये है। तो बहुत से किसान सोचते हो कि हमने हज कुछ किया, सारी खादें डाली, पानी समय से दिया और फिर भी जो है पीलापन आ गया। तो इसमें एक तो ये जो हम बता रहे हैं, वायुमंडल में जो घुली हुई सल्फर डाइऑक्साइड है वो जो है नीचे आ गई है। इसी को एसिड रेन कहते हैं। कभी कभी इसे वैज्ञानिक भाषा में इसको एसिड रेन कहते हैं या अम्लीय वर्षा इसको कहते हैं। और अम्लीय वर्षा जो हुई है वो घनघोर वर्षा नहीं हुई। शुरू में वर्षा जो हुई है फुहार पड़ा है, छींटा पड़ा है। इससे जो है जो वायुमंडल में जो गैस से घुली हुई थी सल्फर डाइऑक्साइड, वो जब ज़मीन पर आया है तो ये जो नर्सरियों पड़ने से काफ़ी जो है पीलापन आया है। और नर्सरी में पीलापन का कारण एक और है कि बहुत से किसान जो है पानी जो चलाए हैं वो दिन में भी पानी जो है उनके खेत में लगा रहा होगा। इस चीज़ के कारण जो आप देखें टेम्परेचर बहुत हाई पहुंच गया था। इसके कारण जो है पानी खौल गया और जो नर्सरी उसमें पड़ी थी, कुछ तो नर्सरी तो उसी में मर गई, उसके सीडलिंग्स मर गए और कुछ जो जिंदा भी रहे उनमें भी जो है इसका असर पड़ गया। तो ये पीलापन का एक कारण है। तो नर्सरी में ये इस तरह से पीलापन पड़ा है। अब वर्षा अब कुछ तेज हो रही है। इससे ये होगा जो उस पर जो सल्फर जो पड़ा है नर्सरी पे, उस पर घुल जाएगा। और नर्सरी को सही करने के लिए थोड़ा सा और आप एक काम करिए कि उसमें 2% यूरिया का घोल डाल दीजिए और जिंक सल्फेट थोड़ा मिला करके उसमें प्रयोग करिए। अगर यूरिया के स्थान पर आप जो नैनो यूरिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। नैनो यूरिया 2 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके अगर आप छिड़काव कर देते हैं नर्सरी पर, तो नर्सरी आपकी जो है 4-6 दिन में फिर हरी भरी हो जाएगी और आप उसको जो है जल्दी बढ़वार भी हो जाएगी। आप उसमें फिर जो है उसकी आप रोपाई करिए। तो रोपाई जब आप करने जा रहे हैं, जब नर्सरी आप उखाड़ रहे हैं, तो नर्सरी में आप जो है जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक दवा आ रही जो हम दिखा रहे हैं, वो 6 ग्राम की पुड़िया जो आ रही है वो 1 एकड़ के जो पौधों के लिए आवश्यक होता है। 1 एकड़ के पौधे के लिए जो सीडलिंग आप तैयार किए हैं उसमें जो है थोड़ा थोड़ा पानी घोल करके जो बेहन या सीडलिंग आप जो धान का निकाले हैं उनके जड़ों को उसमें डुबा करके, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन घोल है जो, उसमें डुबा करके उसके बाद आप रोपाई करिए। तो रोपाई करेंगे तो इसमें बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो जो है इससे नहीं लगेगा और आपका धान जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरा मकसद था जो है जो उर्वरक आप डालते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, बहुत सारे जो उर्वरक डालते हैं उसकी सही मात्रा आपको बताने के लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। बहुत से किसान ऐसे हैं जो जानकारी के अभाव में कम डाल देते हैं खाद या ज़्यादा डाल देते हैं खाद, तो उससे उनको फ़ायदे के स्थान पर नुकसान हो जाता है।
तो जिससे उनके पैदावार पर ज़्यादा असर पड़ता है। तो उर्वरक के साथ रासायनिक उर्वरक डालते हैं उसके पहले आप जो है अंतिम जुताई पर आप जो है गोबर की खाद डाल दीजिए, गोबर की खाद डालिए या कंपोस्ट खाद डाल दीजिए, या आप मैंने जो है ढैंचा का बताया था जो बुआई करने के लिए, उसमें कब पलटाई किया जाए। 1.5 महीना पहले मैं करीब एक वीडियो बनाया था, अगर कुछ किसान उसको किए होंगे तो वो ढैंचा की पलटाई अब कर दिए होंगे। पलटाई करके आप जो है उसमें आप जो है रोपाई करेंगे तो बहुत अच्छा पैदावार होगा। तो ये रहा उसके पहले की तैयारी। और अब जब नर्सरी आप रोपाई कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी करीब 15 सेंटीमीटर के आसपास आप करिए। इस तरह से रोपाई अगर करते हैं आप तो आपको निराई गुड़ाई करने में भी आसानी रहेगी और बाकी सारे जो है कृषि कार्य करेंगे तो उसमें आसानी रहेगी। तो रोपाई इस तरह से करिए। और रोपाई के पहले जो मैं फोकस कर रहा हूँ उर्वरकों का, तो उर्वरक जो है खासकर जो है अमूमन उर्वरक यूरिया, DAP, पोटास और जिंक ये खाद डाला जाता। तो सामान्य तौर पर यूरिया जो है लोग आधा डालते हैं और पूरा फास्फोरस, पूरा पोटाश डालते हैं। तो ये भी एक पुराना ट्रेंड है। तो धान में चूँकि पर्याप्त मात्रा में जल प्लावन होता है और जड़ों का विकास तुरंत नहीं हो पाता है, तो आप आधा यूरिया न डाल करके आप 1/3 यूरिया ही आप डालिए। 1/3 यूरिया आप डाल देंगे रोपाई के समय। सामान्यतया 50 किलो यूरिया, 50 किलो DAP और 25 किलो पोटाश लोग डालते हैं। इसके साथ 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट डालते हैं। ये तो सामान्य रूप से हो गया जो आज तक किसान करते आ रहे हैं। तो लेकिन किसान जो है अब बहुत सारी मार्केट में जो है उर्वरक आ गए हैं, तो अलग अलग किसान अलग अलग तरह के उर्वरक का प्रयोग करते हैं। उनके पास कौन सी उर्वरक है, या बाज़ार में जाते हैं तो बहुत तरह के उर्वरक मिल पाती है, कुछ उर्वरक नहीं मिल पाते हैं, तो उनके स्थान पर कुछ अन्य उर्वरक डालते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कौन कौन से कॉम्बिनेशन के साथ कौन कौन सा आप जो है पोषक तत्व डालिए जिससे कि आपका पैदावार अच्छा हो। अगर आप NPK 12, 32, 16 डालते हैं तो इस कंडीशन में आप 12 किलो यूरिया, 35 किलो NPK और जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम आप रोपाई के समय डाल दीजिए। तो ये हो गया। अगर आप NPK 10, 26, 26 डालते हैं तो 16 किलो यूरिया डालिए, 50 किलो 10, 26, 26 जो ये NPK है उसको डालिए और 10 किलो जिंक सल्फेट डाल दिए रोपाई के समय। ये हो गया। अगर किसान ये खाद के नहीं है उसके SSP डालता है, यानी DAP की जगह पर अगर सिंगल सुपर फास्फेट डालता है, तो उस कंडीशन में 27 किलोग्राम यूरिया, 80 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट डालिए। और अगर ये NPK 20-20-0-13 अगर किसान डालता है उस कंडीशन में 60 किलोग्राम NPK, 15 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास यानी पोटास और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट आप डाल दीजिए। तो ये जो है इस कंडीशन में जो कम ड्यूरेशन के जो धान रोपाई आप करते हैं उस कंडीशन के लिए ये बताया गया है। जैसे आपका नरेंद्र 118 है और आपका नरेंद्र 80 है, पंत धान 12 है। इस तरह से जो आप शीघ्र पकने वाली प्रजातियां बोते हैं उस कंडीशन के लिए ये हमने बता दिया है। अब बताएंगे हम आपको जो अब जल्दी बोते हैं और ज़्यादा समय लेती हैं इनको पकने में, उनके लिए आप क्या डालेंगे। अगर आप DAP का प्रयोग करते हैं 20 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम DAP, 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट आप डाल दीजिए। ये जो है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। और अगर आप NPK 20-20-0-13 है तो 85 किलोग्राम NPK, 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट डालिए। अगर आप NPK 14-35-14 रेशियो वाला आपके पास NPK है तो उस कंडीशन में 50 किलोग्राम NPK, 15 किलोग्राम यूरिया और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट आप डाल दीजिए।
और अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट आप प्रयोग करते हैं तो 35 किलोग्राम यूरिया, 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करिए। अगर आपके पास NPK 12-32-16 है तो उस कंडीशन में 50 किलोग्राम NPK, 20 किलोग्राम यूरिया और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रयोग करिए। इसके अलावा अगर आप 10-26-26 आप प्रयोग करते हैं NPK तो उस कंडीशन में रोपाई के समय 70 किलोग्राम NPK, 15 किलोग्राम यूरिया और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रयोग करिए। तो ये हो गया जो जल्दी पकने वाली प्रजातियां हैं और जो देर से पकने वाली प्रजातियां हैं, इनके लिए उर्वरक प्रबंधन बता दिया। आप इसके हिसाब से आप जल्दी कौन सा बोते हैं उसमें कितना डालें खाद, और देर से पकने वाली प्रजातियों में आप रोपाई करते हैं तो उसमें कितना खाद डालें। एक बार फिर मैं आपको फिर से एक बार बताना चाह रहा हूँ कि यूरिया की मात्रा आप जो है जितना भी यूरिया आप डालते हैं धान में पूरे सीजन में, उसका 1/3 भाग आप जो है रोपाई के समय दे दीजिए। रोपाई के समय दे दीजिए और बाकी यूरिया जो है आप रोपाई के बाद, इसका मैं वीडियो बाद में फिर बनाऊंगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जो है मैं इसको केवल रोपाई के समय जो आप प्रयोग करते हैं इसके बारे में भी बता रहा हूं। और इसके साथ साथ जो कुछ सुगंधित धान किसान बोते हैं, जैसे तराई बेल्ट में हैं, आपके महाराजगंज में हैं या सिद्धार्थ नगर में हैं, जो सुगंधित धान बोते हैं, जैसे टाइप 3 है आपका जो है, और कई वैरायटी हैं, किरण वैरायटी है। तो ये सब जो सुगंधित प्रजातियां हैं, एक चीज़ ध्यान रखिए कि सुगंधित प्रजातियों में सुगंध पर्याप्त तभी आएगा जब आप उसमें रासायनिक खादों का या तो प्रयोग कम कर दीजिए या एकदम प्रयोग न करिए। उसमें जैविक खादों का प्रयोग करिए, गोबर है, कंपोस्ट है, इन सब चीज़ों का खाद आप प्रयोग करें। भले आप अपने घर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जो है कम मात्रा में उगा रहे हैं तो आप बहुत कम मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप जो है जैविक खादों का प्रयोग करिए। जैसे जो है गोबर की खाद है, सड़ी खाद होना चाहिए। ध्यान रहे कि जो भी आप खाद डाल रहे हैं जैविक खाद, वो सड़ी खाद होना चाहिए। इससे जो है इसमें पोषक तत्व पर्याप्त मिलता है और रासायनिक खादों में जो रसायन होता है इसका जो है सुगंध पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो सुगंधित प्रजातियों के बारे में मैंने पहले भी कई वीडियो बनाया था। सुगंधित प्रजातियों में सुगंध क्यों आती है, वो एक रसायन होता है उसमें, उसको कहते हैं 2-एसिटिल-1 पाइरोलिन। तो ये रसायन जो है तभी बनता है जब आपका जो सुगंधित प्रजातियां हैं उनमें फ्लावरिंग या अक्टूबर में शुरू होता है और जो है अक्टूबर के लास्ट में इनमें जो है बीज बनते हैं। तो उस समय जब टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो यही कारण है कि सुगंधित प्रजातियां जो है जो अर्ली प्रजातियां हैं, जो लंबे ड्यूरेशन की प्रजातियां हैं, उनको आप जो है लास्ट जून में रोपाई, जो इस समय चल रहा है, इस समय अगर आप बोते हैं तो वो जो लॉन्ग ड्यूरेशन की प्रजातियां हैं, जैसे काला नमक, पुराना काला नमक जो आ रहा था, KN3 वगैरह, ये सब जो है प्रजातियां हैं, उनको आप अगर इस समय लगा देंगे, तैयार हो गई हुई नर्सरी अगर इस समय लगाएंगे तो वो जा कर के आपका समझिए अक्टूबर के मध्य में या अक्टूबर में उसमें जो है बीज बनना शुरू होंगे। तो उस समय टेम्परेचर करीब 20 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा और उस समय जब बालियां निकलेंगी तो उसमें पर्याप्त सुगंध आ जाएगा। और अगर जो शॉर्ट ड्यूरेशन की प्रजातियां हैं, जैसे किरण है या और सारी कई प्रजातियां हैं जो आपका सुगंधित प्रजातियां हैं, उसमें उसको आप अभी न बो करके उसको आप करीब 15 जुलाई के आसपास अगर आप लगाते हैं, तो अभी जो शॉर्ट ड्यूरेशन की प्रजातियां हैं, जैसे काला नमक का जो किरण आई है, उसका नर्सरी अभी भी आप डाल सकते हैं। अभी अगर नर्सरी डाल देंगे
तो आपका 15 दिन 20 दिन बाद जो है 20 दिन 18 दिन बाद नर्सरी जो तैयार हो जाएगा। अच्छा, चूँकि मौसम सही है, अब 15 दिन में भी नर्सरी तैयार हो जाएगी। तो 15 जुलाई के आसपास अगर आप रोपाई करते हैं तो ये भी जो चूँकि कम ड्यूरेशन के 120-25 दिन की है, तो ये भी आपकी अक्टूबर में फ्लावरिंग होगा और उस समय टेम्परेचर करीब 20 डिग्री टेम्परेचर मिल जाएगा और ये जो है इसमें पर्याप्त सुगंध आएगा। तो ये रहा आज मैं खाद के बारे में। जो उर्वरक है, जो आपका जो रासायनिक उर्वरक है, इसको कैसे प्रयोग किया जाए, कितना प्रयोग किया जाए, कम ड्यूरेशन वाली प्रजातियों में कितना प्रयोग किया जाए, अधिक ड्यूरेशन वाली प्रजातियों में कितना प्रयोग किया जाए, ये हो गया। अब इसके बाद जब रोपाई आप कर लेते हैं तो उसमें आप जो है रोपाई जब कर लेते हैं तो 20 दिन के बाद करीब आप टॉप ड्रेसिंग करिएगा। मैं एक वीडियो इसके बाद में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने की वजह से मैं रोपाई के बाद की बात उर्वरक के बारे में नहीं बताएंगे। आज हम आपको केवल रोपाई के समय कौन सा उर्वरक डाला जाए इसके बारे में मैं आपको जो है बताया हूँ। आगे फिर मैं वीडियो आगे के लिए बनाएंगे। इसी के साथ मैं वीडियो आज ख़त्म कर रहा हूँ। आपसे मेरा आग्रह है कि मेरा YouTube चैनल उन्नत खेती ज्ञान अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मैं जो भी वीडियो अगला बनाऊं वो आपके तक बहुत पहले पहुंच जाए। आपके जो है मित्र भी इसका लाभ उठाएं, आप लाभ उठाएं, आपकी पैदावार अच्छी हो, मेरी यही कामना है। आपको नमस्कार, धन्यवाद।